अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, तीसरे चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार 8 नहीं बल्कि 10 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव है, जो संभल से शुरू होता है और बरेली तक जाता है। बहनों भाइयों, इस एरिया में अगर पुराना इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो कभी बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और इन दिनों 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में बेहद मजबूत स्थिति में रही है। अब जब इस तीसरे चरण में चुनाव गया है, जनता के मन में क्या चल रहा है, इधर के मुद्दे क्या हैं और प्रचार में कौन किस पर भारी पड़ा और किसका नैरेटिव चला और किसका नहीं चला, आज चर्चा इसी विषय में। बहनों भाइयों, अब तीसरे चरण के चुनाव को बस कुछ घंटे बाकी हैं जब मतदान शुरू हो जाएगा। इस पूरे एरिया का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला मैनपुरी में है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और वर्तमान में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव चुनाव के मैदान में। सैफई इसी इलाके में आता है। ये वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी एक वक्त में बेहद मजबूत थी, बेहद ताकतवर थी, लेकिन वक्त के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर जमा लिए हैं और बीजेपी इस इलाके में बहुत ताकतवर स्थिति में है। इस पूरे क्षेत्र में 10 सीटों में इस वक्त 8 सीटें बीजेपी के पास हैं, मैनपुरी और संभल समाजवादी पार्टी के पास। बहनों भाइयों, ये इलाका ऐसा है जहां का जातिगत समीकरण बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कई बार ये समझ पाना मुश्किल होता है कि हवा किसकी चल रही है, लहर किसकी है या माहौल किसका है। इस इलाके में 3 हाई प्रोफाइल मुकाबले समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। इसी यहां से मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव। यादव फैमिली के 3 ताकतवर नेताओं का इस फेज में अग्नि परीक्षा है। समाजवादी पार्टी को अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखानी है तो ये उसका 70% हिस्सा इस फेज में रिप्रेजेंट होगा। रुहेलखंड का इलाका जिसमें 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, आंवला और बरेली की सीट। बहनों भाइयों, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। यह पूरा ओबीसी डोमिनेटेड फील्ड क्षेत्र है जहां पर चुनाव बड़ा मसला फंसा हुआ है और आप देखेंगे आंवला और बरेली में ओबीसी उम्मीदवारों की लड़ाई ओबीसी उम्मीदवारों से। इस इलाके में बाकियों के लिए करने के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस इलाके में बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट इन इलाकों से दिए हुए हैं। क्या जो अपोजिशन के वोट हैं वो यूनाइट होंगे या भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस इलाके में हमेशा सुपरहिट रहा है जातिगत इक्वेशन के मामले में, मुद्दों के मामले में। और ये इलाका बहुतायत, संभल को अगर आप छोड़ दें तो ये इलाका बहुतायत हिंदू डोमिनेटेड है और उसमें भी ओबीसी डोमिनेटेड है। ओबीसी में कौन कौन बिरादरी हैं जो डोमिनेटिंग है? यादव बिरादरी तो बहुत डोमिनेटिंग है इधर, उनकी बहुत अच्छी खासी तादाद प्रेजेंस इस इलाके में है। बदायूं, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ये ऐसे इलाके हैं जो इस कम्युनिटी के पॉलिटिकली डोमिनेटिंग इलाके हैं। और भी समाज है, लेकिन आप जैसे ही रुहेलखंड की तरफ बढ़ते हैं कुर्मियों का बोलबाला है, मौर्य समाज का बोलबाला है उधर, वो बड़ी तादाद में है। जबकि हाथरस, आगरा वगैरह की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी बड़ी तादाद में। इसमें सिर्फ 2 सुरक्षित सीटें हैं, हाथरस और आगरा। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत प्रेजेंस रही है, स्पेशली हाथरस के एरिया में। बीजेपी वहाँ को पराजित करना लगभग नामुमकिन रहा है पिछले कई चुनाव में। तो इस बार इन सीटों पर मुद्दे क्या चल रहे हैं? बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई इस इलाके में, प्रधानमंत्री की सभा, गृह मंत्री की सभा, और शायद ही कोई ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इस इलाके की हो जहां मुख्यमंत्री खुद 2-2, 3-3 बार न जा चुके हैं। कई तो ऐसी सीट जगह हैं जहां पर वो 4 बार गए हैं। बीजेपी के पास जितनी भी लीडरशिप जिस कम्युनिटी की उन इलाकों में मौजूद हैं, वहां के लीडर्स को भेजा गया। मुद्दे कमोबेश बहनों भाइयों हर जगह एक समान है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है राष्ट्रवाद, राम मंदिर, 370, मोदी सरकार की योजनाएं
उनकी बेनिफिशियरी स्कीम राम मंदिर। विपक्ष का मुद्दा है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, वोट का हक बचाओ, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। इन मुद्दों पर विपक्ष फोकस कर रहा है। इस बार किन विषयों पर जनता वोट कर रही है? पहले 2 चरणों का अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, जिसमें मथुरा का सबसे अलार्मिंग था, तकरीबन 13 से 14% वोट कम पड़े थे। अब जब गर्मी बिल्कुल शबाब पर पहुंची हुई हो, आसमान से आग बरस रही हो, भयंकर गर्मी और धूप हो, लू चल रही हो, शहरों में आपको गर्मी का एहसास कम होता है। जरा गांव की तरफ निकलेंगे ना तो जो लू के थपेड़े और गर्मी का एहसास आप वहीं कर सकते हैं। शहरों में थोड़ा कम इसका प्रभाव रहता है, लेकिन उस इलाके में बहनों भाइयों गर्मी भी उतनी ही चरम पर है। वो भी एक मेजर फैक्टर है इस चुनाव का। ऐसे मौके पर चुनाव हो रहा है, ऐसे मौसम पर। अगर ये चुनाव 55 से 58% के बीच रहता है तो चुनाव फंसेगा, और अगर 60% के ऊपर गया, 62, 63, 64%, 65%, तो चुनाव एकदम क्लियर होगा। डिपेंड करेगा कि वोटिंग पैटर्न क्या है मतदाताओं का। क्या जो वोटिंग पैटर्न और मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर है, जो बागपत में रहा, जो मेरठ में रहा, जो पहले चरण में रहा सहारनपुर की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ, वही वोटिंग पैटर्न है या उसमें बदलाव है? बहन भाइयों, अगर बदलाव है तो भी साफ दिखेगा, नहीं बदलाव है तो भी स्पष्ट होगा। इसलिए इस चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में एक्चुअली तय करने जा रही है कि यूपी की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल किसका होगा, एनडीए का होगा या इंडिया का होगा। क्योंकि यहीं से जो हवा बनेगी, अब इसके बाद चुनाव किधर है? अवध क्षेत्र में। फिर किधर जाएगा चुनाव? ईस्ट यूपी के इलाकों में, और वो बड़ी ही डेंजरस पॉलिटिकल फील्ड है। बहुत मजा आने वाला है आपको। कुछ स्टेटमेंट सुने। वोट के रूप में 7 तारीख को ऐसा बटन दबाना, इंजेक्शन के रूप में ऐसा बटन दबाना तो इसकी चीख दिल्ली तक पहुंचे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तीसरा चरण हो, पहला हो या दूसरा, जनता जानती है कि स्वच्छ स्पष्ट नीति वाली सरकार सिर्फ मोदी दे सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 400 की बात भी करी, जबकि पूरी संख्या भी अगर उनकी जोड़ ली जाए तब भी 400 पार नहीं कर सकते। तो ये तो एक भ्रम फैलाने की बात। अरे सपा बसपा कांग्रेस वालों, तुम्हारा तो यूपी में खाता ही नहीं खुलने वाला है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनके मित्र सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं। दीपक रंजन हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और नावेद सिको, जाने माने पत्रकार, ये भी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न ये है कि इस इलाके में आप भले ही 8 सीटों पर जीत के आए हैं, लेकिन अब गंगा और यमुना में इस इलाके में बहुत पानी बह चुका है, और इस बार क्या आप फंस गए हैं इस इलाके में? नहीं, फंसने की बात नहीं है ब्रजेश जी। हम पहले भी आपने कहा कि हम 8 सीटें जीते हैं, इस बार 10 सीटें हो रही हैं, और 10 की 10 सीटें हम जीतने में कामयाब होंगे। जमुना और गंगा में पानी बही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी रास्ते से होके प्रयाग तक जा रही है, और एक्सप्रेसवे पर अच्छी सवारी, गंगा और जमुना के लोगों को, जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है इस पर अच्छी सवारी चलेगी और बढ़िया फरफराते हुए हम दिल्ली तक जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और 2019 में जिन 2 सीटों को हम हार गए थे किन्हीं कारणों से, चाहे वो संभल था, मैनपुरी था, इस बार 2024 के चुनाव में उन दोनों सीटों को हम जीतेंगे और 10 की 10 सीटें हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे। मैं इस नाते कहता हूं ब्रजेश जी, आप देखिए जिस प्रकार से प्रत्याशियों की अदला बदली हो रही है, सपा बसपा के अंदर भगदड़ मची है। अभी आपने देखा शिवपाल जी बोल रहे थे, शिवपाल जी स्वयं चुनाव लड़ने से मना कर दिए, अखिलेश जी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया। बदायूं भी इसी चरण में है। बरेली का क्या असर हुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का, ये आपके सामने है। फिरोजाबाद में राम गोपाल जी कैसे भाषण दे रहे हैं, ये आप सबके सामने है।
और इसके पहले 19 में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी हम 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। और जिस प्रकार से अखिलेश जी कन्नौज में भागते भागते सवेरे अंतिम समय में नामांकन किए, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जमीन इनकी खिसक गई है। और अखिलेश जी की ये घबराहट, बौखलाहट, शिवपाल जी के बयान ये बताते हैं अपनी जगह पर बेटे को लड़ाना। इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इतने शानदार और इतने बेदाग करियर वाले राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर संतोष गंगवार का टिकट फिर क्यों काट दिया था? मुझे तो वो प्रचार में भी 1-2 जगह दिखे, बाकी तो वो घर बैठे दिखे। ये गुटबाजी तो आप भी महसूस कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, आपकी जानकारी को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। संतोष जी पूरे ताकत से चुनाव में लगे हैं। पार्टी योजना बनाती, हम सब कार्यकर्ता हैं। संतोष जी भी अपने को कार्यकर्ता कहते हैं, एक लंबे समय से पार्टी का नेतृत्व करते आ रहे हैं, उनका सम्मान है और पार्टी उनको किसी दूसरी दिशा के काम में लगाएगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमने उनको टिकट काट दिया। टिकट जो ये चर्चा होती है, हमें लगता है ये चर्चा अनावश्यक है। संतोष जी हम सबके नेता हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में कोई उनके प्रति कल्पना होगी जिसको वो साकार करेंगे। अभी तो आप खुद ही कह रहे थे कि शिवपाल ने लड़ने से इनकार कर दिया, नहीं लड़े। अब कह रहे हैं संतोष गंगवार पर चर्चा अनावश्यक है। सर, एक ही चीज पर 2 फार्मूला मत लगाओ। इस नाते नहीं ब्रजेश जी, फार्मूला इस नाते लगा रहे कि संतोष गंगवार जी को हमने घोषित नहीं किया। शिवपाल जी को तो अखिलेश जी ने घोषित किया था, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया ये तो शिवपाल जी को बताना चाहिए। अगर लड़ना था आदित्य यादव को, तो आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी को घोषित करना चाहिए था। तो अगर इतना अच्छा लड़ाई तो संघमित्रा मौर्य को घोषित होंगे और आदित्य क्या कसूर था संघमित्रा का? नहीं देखिए, किसी का कोई कसूर नहीं था। हमारे यहाँ टिकट बंटवारे की एक प्रक्रिया है और हम टिकट बंटवारे को एक पद्धति के तहत निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के बाद आपने देखा होगा कि हमने एक भी टिकट नहीं बदले। और सपा और बसपा और कांग्रेस की क्या स्थिति रही, हम सोच समझ के कार्यकर्ता बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समीर जी, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपके मित्र लड़ाते हैं और निश्चित रूप से हम उसका विचार करके लड़ाते हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, इस पूरे 10 सीटों के चुनाव में आप सिर्फ एक सीट पर लड़ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। मैंने पहले और दूसरे राउंड के मुकाबले इस बार देखा कि कोई भी ज्वाइंट कैंपेनिंग आप लोगों की नहीं हो रही इस इलाके में। कोई परेशानी है? हमारी अपनी रणनीति है ब्रजेश जी, उस रणनीति के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और वो रणनीति जो है हमारी सफल है। आज की डेट में 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर है। और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या नाम जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को और कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। बाकी कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इससे हमें कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। सच बात यह है कि जनता क्या कह रही है इससे मतलब है। पॉलिटिकल पार्टियों का अपना और पॉलिटिकल पार्टियों के जो साथी लोग हैं, परहेज कोई रणनीति है या फिर हो नहीं पा रहा है? जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां ज्वाइंट कैंपेन कर रहे हैं। आपको अभी अगले 3-4 दिनों में 5 दिनों में आपको कई ज्वाइंट कैंपेन्स दिखाई देंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग ज्वाइंट कैंपेन भी करेंगे। हमारी समन्वय समिति की बैठक भी लगातार चल रही है और हर जगह पे जिले जिले में है। कल भी मैं फैजाबाद गया था, अयोध्या कल गया था। अयोध्या हम लोगों ने अपने साथियों के साथ बैठक करी और श्री अवधेश प्रसाद जी को जिताने का पूर्ण संकल्प लिया। हमारे जितने भी 5 न्याय और 25 गारंटी को हम लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोगों ने बांटा और जहां पर जहां स्थितियां हैं मेरे ख्याल से जो अयोध्या में, वो अपने आप में आपका रिजल्ट भी चौंकाएगा। और आने वाले समय में हाँ ये जरूर है कि हम लोग बड़ी चीजें नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है और जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं अपना वो उस हिसाब से काम करते हैं, जिनके पास असीमित संसाधन है वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो हमारे संसाधनों के साथ कोई फार्मूला बना है कि अपने अपने में प्रचार करो? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जिले के अध्यक्ष हों, चाहे एक समन्वय समिति हो, चाहे हमारे
वर्कर्स हों, वो सारे के सारे हमारे एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके काम कर रहे हैं और पूरा हमारा अपना फोकस लोकलाइज है, उनका फोकस मोदी जी पर है। हम बात करते हैं साहब स्थानीय मुद्दों की, हम पूछते हैं कि 2-2 बार और 3-3 बार के सांसदों ने आपका क्या विकास किया, क्या बात करी, कौन सा गांव गोद लिया था तो उसका क्या किया। नरेंद्र मोदी जी बात अनाप शनाप करते हैं, कभी बात करेंगे भारत पाकिस्तान की, कभी हिंदू मुसलमान की, कभी कहेंगे मंगलसूत्र को, कभी भैंस को चुराने लगते हैं और भैंस को बांटने लगते हैं, और कभी जो है क्या नाम अलग अलग तरीके की बातें कर दे तो पाकिस्तान को भी बीच में ले आए। तो ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते। अगर अयोध्या में मुद्दे की बात करेंगे या और किसी जगह पे मुद्दे की बात करेंगे, फतेहपुर सीकरी में मुद्दे की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा हो चाहे पावर क्राइसिस का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों की कोई बात नहीं करेगा। आप सब लोग भी बात नहीं करोगे कि बाबूलाल जी के यहाँ पर जिस तरीके से बाबूलाल अपने एक निर्दलीय अपने बेटे को निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वहां पर उनकी बात कोई नहीं करेगा। आज की डेट में फतेहपुर सीकरी में बाबूलाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा कहीं पर नहीं, मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं, सुई पटक सन्नाटा है। और यही काम अगर किसी ने अपने प्रत्याशी 1-2 चेंज भी कर दिए तो वहां पर पूरा हंगामा है। आप इस इलाके में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने सहयोगियों के लिए? हम इस इलाके में क्या एक्सपेक्ट करेंगे ब्रजेश जी, हम तो 10 की 10 सीटें जीतने की प्रत्याशा रखते हैं। बिना हमारे प्रचार के सामने तो जिस तरीके है प्रचार तो हमारा चल रहा है। अब हमें आपको जो आपके लोग हैं जो लोकल हैं वो उनको दिखाई दे रहा होगा, इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। हमारे पास 8,000 करोड़ का जहाज नहीं है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हम अपने सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी रोज अरे जयंत चौधरी वाला हेलीकॉप्टर खाली हो गया, देख लो मिल जाए तो। अब वो जयंत चौधरी जी के बारे में हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उनका चुनाव खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। खत्म हो गया, संभल की तरफ, आगरा की तरफ, हाथरस की तरफ, जो राष्ट्रीय बहुत से उनके जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, क्या नाम चौधरी साहब रोहित जो थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। आपके सामने जो परिस्थितियां हैं आज की डेट में कि जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो मानक रूप से माने जाते हैं वहां से, उन सब लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई अधिकारी कोई है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने वहां पर उनके यहाँ पर तो वैसे थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूँ इस डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आप ही की पार्टी की इज्जत और आपके हाईकमांड की भी इज्जत दांव पर है इस इलाके में। वैसे बीजेपी ने मजबूत घेर रखा है आपको इस इलाके में, डिफिकल्टी आई? नहीं, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं विजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी से जो है हैरान परेशान और घबराई हुई है। वो अपने काम नहीं बता पा रही लोगों के बीच में कि 10 साल से हमारी केंद्र में सरकार थी, 10 साल में हमने कौन सी योजनाएं नहीं लेकर के आए, हमने जो वादे किए तो उन वादों को हमने पूरा किया नहीं किया, महंगाई को हमने कंट्रोल किया है नहीं किया, बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया नहीं दिया। तो इसलिए भारतीय जी बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट बदला, क्या किया। अरे ये हमारा विशेषाधिकार है, ये हमारी पार्टी का है। आपने बहुतों का टिकट काट दिया, आपने अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया। तो हम तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो 10 साल के आपके कई बार के सांसद है, इसके मतलब कि वो आपके कामों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए आपने उनका टिकट काट दिया। तो ये लोग जो है हमारे टिकट बदलने, टिकट वो करने के लिए ये हमारी स्ट्रेटजी को समझ नहीं पा रहे, इसलिए बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। और तो आपके मुताबिक कौन सा मुद्दा अधिक चल रहा है, हिंदुत्व वाला, राष्ट्रवाद वाला? देखिए, आज बेरोजगारी चल रही है, शिक्षा चल रही है, महंगाई चल रही है, क्या चल रहा है? हम लोग जो विजय जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को ये डर और भय है, क्योंकि इनके बहुत से सांसद, जिन्हें आनंद कुमार हेगड़े साहब ने कहा कि हमको 2/3 बहुमत ले आओ, 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। अभी आपने देखा होगा कि मोहन भागवत जी को सफाई देनी पड़ रही है। अरे आप सफाई कौन संविधान बदले दे रहा? आप तो जैसे माहौल, संविधान कहाँ बदल जाएगा? संविधान पे इनके जो सांसद 6 बार के सांसद हैं, अरे उन्होंने आनंद कुमार हेगड़े साहब ने कहा था या नहीं कहा था? इन्हीं के बहुत से सिटिंग एमपीज ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, लेकिन लोगों में जो है जो मैसेज था वो स्प्रेड हो गया क्या कि बदल देंगे। संविधान बदल नहीं सकते ये, लेकिन अब हम लोग जाकर के लोगों को समझाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाके समझाने का काम करते होंगे, लेकिन ये बातें जो है ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो चुकी हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोहन भागवत साहब ने पहले कहा था, उसके बाद अरे अभी तो मैं एक जगह था तो उन्होंने कहा कि संविधान को एक कुएं में फेंक देंगे। और अभी जैसा कि हमारे
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी ये तो ने नस कहा, दबाने वाला बयान दे रहे हो आप। नहीं, हम बिल्कुल नस दबाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में चुनाव देश बचाने का है, हिंदुस्तान बचाने का है, संविधान बचाने का है, भैया घर की लोकतंत्र सीट बचाने का भी चुनाव है। नहीं, घर के 3 लोग हैं साथ में इसी इलाके में। नहीं, 3 तो देखिए, 3 नहीं, हम 10 सीटों पे लड़ रहे हैं। जो थर्ड फेज के चुनाव है, हम 10 जैसे 3 अरे मैं सीटें, घर वाली बात कर रहा हूँ। नहीं, घर पूरा घर हमारा है। उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, उत्तर प्रदेश हमारा घर है। उत्तर प्रदेश का एक एक विधानसभा जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के हैं। और जैसा कि अभी सुरेंद्र भाई साहब ने कहा, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अयोध्या गए थे, मुझे आने में 5-7 मिनट इसीलिए देर हो गया क्योंकि मैं भी अमेठी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये महाराणा प्रताप की मूर्ति वाला विवाद क्या है? आप लोग क्यों ऐसा काम किए? बिल्कुल कि आपको इल्जाम लगाने का बिल्कुल मौका मिला? बिल्कुल गलत क्या है। उस पे क्यों चढ़े आप लोग उसको उस पे? म्यूट करके, बिल्कुल गलत है। लोग महाराणा प्रताप जी की, समाजवादी पार्टी ने सदैव महाराणा प्रताप जी की जयंती पे छुट्टी डिक्लेयर की थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे पूछिए कि उन्होंने इस छुट्टी को निरस्त किया नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कतई नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि उसको बीप करके, उसको म्यूट करके इन लोगों ने किस तरीके से, और अभी आपने देखा होगा, उस ऑडियो की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, एक वीडियो में खुलेआम जो है गंदी गंदी गालियां, अपशब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, बिल्कुल वायरल है, वो भी उनके खिलाफ वायरल। क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके लोगों ने ऐसा क्यों किया? आपके लोग क्यों जड़े मूर्ति पर? नहीं, हमारे देखिए, हमारे लोगों ने कभी सर तो बल्कि महाराणा प्रताप सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा, दिखवा लूंगा सर, आप वीडियो रेडी रखना। महाराणा ये बोलने प्रताप जरा जी के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और मैं तो समझता हूं कि उसके बाद वीडियो फुटेज निकाल करके कई लोगों को उन्होंने जेल में भेजने का काम किया और उनको डिटेन किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इतने, मैं आपके सम्मानित चैनल पे उन शब्दों को मैं कह भी नहीं सकता जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया, क्या कार्रवाई हुई? उसमें भी तो वीडियो अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तीसरे फेज में चूंकि आपके समाजवादी पार्टी के हाई कमांड की फैमिली की 3-3 सीटें हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि आप लोग इसी फेज में फंसे रह गए और आधा चुनाव निकल गया। बीजेपी की सारी रणनीति फेल हो चुकी है। और मैं बार बार कह रहा हूं ब्रजेश जी, कोई हमारा, क्या अखिलेश यादव जी अन्य जगहों पे प्रचार करने नहीं जा रहे? बाकी लोग नहीं निकल पा रहे ना, जैसे शिवपाल यादव नहीं निकल पा रहे। नहीं, शिवपाल जी भी जा रहे हैं। शिवपाल जी मैनपुरी में है, मतलब उसी इलाके में फंस गए हैं। अब कल के बाद देखिएगा, कल के बाद फिर देखिए फेज वाइज जो है लोग प्रचार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि कोई निकल नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं, इनके सिर्फ एक शाह और एक शहनशाह के अलावा और थोड़े बहुत आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आते हैं, और कहीं उसके बाद बताइए क्या नया है भारतीय जनता पार्टी में? कौन जो है प्रचार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? आप बता दिए। एक शाह और शहनशाह के अलावा कोई तीसरा आदमी आपको प्रचार करता दिख जाए तो आप बताइए। थोड़ा बहुत राजनाथ जी दिख जाते हैं कि कहीं ना कहीं से गेस्ट अपीयरेंस में, या दोनों डिप्टी सीएम इतना घूम रहे हैं, बीजेपी के मंत्री इतना घूम रहे हैं, आपको नहीं दिखते? अरे डिप्टी, आप नहीं देखना चाहते हो तो अलग बात है। क्यों देखेंगे? लोकल वाले जानते हैं, जो सुरेंद्र जी बता रहे थे। अगर ये काम करके लोगों के बीच में जाते हैं तो वो भी देखते, हम भी देखते। ये झूठ बोल करके उस टाइम भी देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार जुमलेबाजी से आई थी और अपनी फेक गारंटी से जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं धन्यवाद आपका रोहित जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वैसे इस फेज में आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि एनडीए इस इलाके में किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या अपनी 8 सीटें रिटेन कर पाएंगे, या इस बार मुकाबला बहुत कड़ा मिल रहा है आप लोगों को? ब्रिजेश जी, हम गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय लोकदल का संगठन मजबूत है और मुझे लगता है कि जो एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं कांग्रेस, उनसे तो ज़्यादा ही विधायक हैं हमारे और उनसे ज़्यादा सांसद हैं हमारे। तो इसलिए ये कहना कि इस फेज़ में हमारे लिए कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारा अपमान है। ये आगरा हमारा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, हापुड़ हमारे सांसद विधायक रहे हैं, बदायूं रहे हैं, हाथरस रहे हैं, संभल रहे हैं, कहाँ पे हमारे लिए नहीं है? विजय जी निरंतर माननीय जयंत चौधरी जी इन सारी विधानसभा सीटों पे संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन एनडीए के लिए वोट मांगने का काम कर रहा है। संघर्ष वहीं किससे पे कर रहे हैं? विपक्ष को हराने के लिए, क्योंकि 80 सीटें हमको जीतनी है। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो संघर्ष है, मैं कई बार कह चुका हूं, आपके ही डिबेट में कह चुका हूं, हमारा संघर्ष 80 सीटें जीतने के लिए है। हम जीत चुके हैं चुनाव, हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हम इतिहास रचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें जीत के। इसी का संघर्ष हम आज ग्राउंड पे कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष कुछ ओवर नहीं हो गया इतना तो समीर सिंह नहीं बोल पाए। नहीं, समीर जी ने भी बहुत बोला, समीर ये जी वाली ने भी बात बोला, नहीं कही। लेकिन शायद इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं बोल पाए, कॉन्फिडेंस कहां से लाते हो?
नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो है ना, ये जनता देती है हमें, कि जनता जीत गए, प्यार बस देती जीत गए, है। अब तो इतिहास- हम झूठा प्रचार नहीं करते ना ब्रिजेश जी, कि हम अयोध्या कल गए थे और वहां पे हम डिबेट करने गए थे और बता दें हम प्रचार करने गए थे, गली गली घूम रहे थे हम। तो इस तरीके के झूठे हम प्रचार और झूठे अपने पार्टी को हम आश्वासन नहीं देते ना, तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया हम अयोध्या गए थे, डिबेट करने गए थे और कल हम डिबेट करके आए। एक प्राइवेट चैनल के डिबेट में हम सम्मिलित थे, कई और प्रवक्ता आपके चैनल में बैठे जो सम्मिलित थे। 10 सीटें आप बता रहे हो, हमारी 3 थी 4 थी, यहाँ तो आपको मतलब खड़े होने का प्लेटफॉर्म नहीं क्यों मिला? नहीं है? 80 की 80 सीटों पे राष्ट्रीय यहाँ लोकदल किन संघर्ष सीटों कर पे रहा है। लड़ रहे हो, जरा संभल से लेके बरेली 80 तक की 80 बताओ। सीटों किस पे नहीं लड़ रहा है राष्ट्रीय लोकदल? संभल पे लड़ रहा है, बरेली पे लड़ रहा है, एटा पे लड़ रहा है, मैनपुरी पे लड़ रहा है, हापुड़ पे लड़ रहा है, आगरा पे लड़ रहा है। हम ये थोड़ी ना कह रहे हमारे पास संसाधन नहीं है साहब, हमारे पास 8,000 करोड़ का प्लेन नहीं है भैया। 8,000 करोड़ का प्लेन तो प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भैया हमारे युवराज हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं, वहां पे वो दीदी भी हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, परंतु उसके बावजूद ये बता रहे हैं हमारे पास संसाधन नहीं। हम थोड़ी ना रो रहे तो दे हैं, दो, हम थोड़ी ना अपना वाला परेशान शेयर हो रहे कर हैं। लो। हम पैसे दे दे खाली हो अरे गया भाई, होगा। जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओगे नहीं, ट्विटर तो है ना उनके पास, ट्विटर पे ही कर लें राजनीति, ट्विटर की राजनीति बची है। अभी एक कोई प्रवक्ता आप क्या बोल रहे थे कि साहब वो किसी ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, रोहन गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे ना, इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राधिका खेरे, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप, बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए महिला उत्पीड़न के आरोप उन्होंने लगाए हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के ऊपर। इस तरीके के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता थी वो, ऑथराइज राष्ट्रीय प्रवक्ता, फर्जी प्रवक्ता नहीं थी वो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो स्थिति यह है कि यहां पे जो नेता अपने ही पार्टी को गुमराह करते हो, उनको कोई कॉन्फिडेंस आएगा क्या? हाँ जी, सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। सवाल रिपीट कीजिए, पेस में था तो मैं सुन नहीं पाया आपका। रोहित जाखड़ कौन थे? रोहित जाखड़ हमारे यहाँ यूथ के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, यूथ के राष्ट्रीय बात प्रवक्ता तो थे। कर रहे हैं सुरेंद्र जी। अच्छा, तो नाम नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन ये राधिका खेरे कौन थी और गौरव वल्लभ कौन थे और रोहन गुप्ता कौन थे, ये जानकारी शायद नहीं होगी। ये जानकारी नहीं होगी। वो उनके अपने निजी विचार थे, वो उन्होंने अपने इस्तीफे किसानों की बता रहे थे लाशों के ढेर पे कौन खड़ा है। उन्होंने वो संगठन चलाते हैं, एक अपना सामाजिक संगठन चलाते हैं और सामाजिक संगठन के दबाव क्या में नाम है इस्तीफा उनके दिया। संगठन का? नहीं, मेरे को बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे वो यूथ जाट- के प्रवक्ता थे, तो जाट इसलिए मैं महासभा चलाते बहुत ज्यादा मेरे संपर्क क्या उनके साथ चलाते नहीं हैं? था। चलाते मेरे को जानकारी नहीं, बेसिकली जाट मेरे को महासभा। जानकारी नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं, आप मेरी बात समझिए। और क्योंकि वो यूथ के प्रवक्ता थे, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा उनके साथ संपर्क नहीं अच्छा, अब था। इस चरण के बाद तो कुछ है नहीं, अब तो आराम का वक्त है आप लोगों के। नहीं, क्यों आराम का वक्त है? हम निरंतर अरे तो संघर्ष क्या कर रहे बस्ती हैं। गाजीपुर बुलाएंगे आपको, वहाँ क्या है? अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, यही मेहनत एनडीए काम गठबंधन करवा की रहे हैं। खासियत भाजपा है ही सब कि हम काम कर रहे संघर्ष हैं। करते हैं। ब्रिजेश जी जब संघर्ष करते हैं, आप मेरी आवाज से आप मेरी थकान महसूस कर सकते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता कहीं थकान नहीं है, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए संघर्ष करवा ये रहा किसने कह है। दिया आप थके हुए हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको कि अभी मैं मत थका हुआ थको, हूं। अभी बहुत मैं तो बता रहा हूं आपको नावेद सिको कि को मैं मैं थका हुआ हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नावेद सिको जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पत्रकार हैं। आप बताइए कि इधर की तीसरे चरण की ये जो सीट है, इसमें कुछ पश्चिम का भी हिस्सा है, रुहेलखंड का भी हिस्सा है, सेंट्रल यूपी का भी कुछ पार्ट है इन सीटों पे। आप क्या महसूस करते हो, बीजेपी की ताकत वही है इस इलाके में या घटी है? और अपोजिशन यहाँ कैसा कर किया चुनाव प्रचार में, क्या फीडबैक आप लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, तीसरा फेज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा समय प्रचार का इसको मिला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बहुत मेहनत की है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की है। भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने इस चुनाव को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों को, ये भाजपा नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कैंडिडेट की जाते देखकर वोट दिया जा रहा है, ये बहुत घातक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुद्दा कोई राष्ट्रीय नहीं चल रहा है, राष्ट्रीय चेहरा नहीं चल रहा है, मोदी जी का चेहरा नहीं चल रहा है। ये बात तो इन लोगों ने महसूस, कौन से चेहरा देख के दिया टिकट? जाति देख के सब देते हैं, बिल्कुल सब देते हैं, ये तो एक बिल्कुल देते हैं। सामाजिक सच्चाई है। आपको याद होगा पिछले 2 चुनाव, वरना क्या बागपत से रोहित अग्रवाल नहीं लड़ सकते? ऐसा हुआ था, पिछले 2 लोकसभा चुनाव काबिल ऐसे आदमी थे है। जो सभासदी हार जाते थे, भाजपा के वो कैंडिडेट जीत गए थे। मोदी जी का चेहरा तेजी से चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब नहीं चल रहा, एक लहर चल रही थी, विकास, राष्ट्रवाद, ये सब जो चल रहा था, थोड़ा सा वो धीमा हुआ है। और मुझे लगता है कि उस गति में ले जाने के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने लगातार मेहनत की है। और इस अगर मतलब उस तरह का राष्ट्रवाद नहीं चल रहा जो आप कह रहे हो, नहीं चल रहा, 2019 में वैसा नहीं चल तो रहा। इस बार क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि तीसरे फेज में गति प्रदान करने के लिए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोशिश की गई है कि कम से कम
देखिए, आप इस बात को याद करिए कि प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, थर्ड फेज में उसका असर होता है या नहीं होता है? मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, संपत्ति छीन ली जाएगी, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये बताएगा वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है टेम्परेचर के साथ साथ, और टेम्परेचर का असर नहीं होता है, धूप का असर पर नहीं इस होता। इलाके में मुसलमान कोई बड़ा डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, अगर आप संभल को एक्सक्लूड कर दें तो, अलग कर दें तो। नहीं, हाँ बिल्कुल, मुस्लिम कोई बहुत डिसाइडिंग। देखिए, यहाँ पिछड़ों का, गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने विश्वास से भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और यही कारण रहा कि समाजवादी मुलायम जो परिवार के जो किले थे वो छीन लिए थे, उसको बरकरार रखने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की है। और भाजपा ये नहीं चाहती है कि जाति पर हो, लोकल मुद्दों पर हो, प्रत्याशी के चेहरे पर हो, ये सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हो, मोदी जी के चेहरे पर हो, ये राम मंदिर के ऊपर हो, ये बुलडोजर के ऊपर हो, ये जो जन कल्याणकारी योजना है इसके ऊपर हो, और उधर पलटने के लिए कहीं ना थोड़ा तो बहुत बीजेपी की तरफ से क्या मुद्दे चल रहे हैं? मोदी की स्कीम, मोदी की गारंटी, मोदी की स्कीम, बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा, हिंदुत्व, योगी राम मंदिर। योगी योगी जी का मैं मानता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक बहुत बड़ा असर है, मोदी जी से कुछ कम नहीं है उनका असर, लेकिन उस हिसाब से योगी जी के कामों का प्रदर्शन भाजपा नहीं कर रही है जितना तो ये करना दिल्ली का चाहिए। चुनाव है ना, लखनऊ को थोड़ी है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और योगी जी भी एक राष्ट्रीय नेता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उनकी ख्याति पूरे देश में है, और कई राज्यों में मोदी की सरकार में भी योगी जी का नाम चलता है। ओके, 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी के इधर से चुनाव में, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव जी, ठीक। इस बार ये कंफर्टेबल हैं या इनके किले फंसे हैं? नहीं, देखिए, ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, इनके लिए मुश्किल भी है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल है कि ये जो किले फतेह किए थे, उसमें 2 किले जो फतेह किए थे, मैनपुरी तो मोर देन 3 लाख वोट से अभी भाई इलेक्शन जीती है। नहीं, वो जीती, वो श्रद्धांजलि थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं जीतेंगे, डिंपल जी जीतेंगी, पूरी उम्मीद है, लग रहा है, माहौल नजर आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना हलवा भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का थोड़ा रुख अलग होता है, उपचुनाव अलग होता है। उस समय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि थी, और उस समय बसपा का भी कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तौर से कहीं अच्छा, ना एक कहीं जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत दर्शक सवाल कर रहे हैं, ये धनंजय सिंह का कटा या इनकार किया? सीधी सी बात है, सच्चाई क्या है, आप लोग को क्या खबर है? भाई, सीधी सी बात यह है कि धनंजय जी का मामला जो है उसमें कृपा बरस गई बसपा की, बहन जी की, और कहीं ना कहीं क्षत्रिय जो बिखराव का एक संकेत नजर आ रहा था कि ठाकुर बिखर रहा है, नाराज हो रहा है, उसको डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने कोशिश भी की, और बसपा ने उसका साथ भी दिया, और कृपा बरस गई। कृपा शंकर जी, 2 ठाकुर तो आउट हो गए, उधर ब्रजभूषण, इधर धनंजय। नहीं, मना लिए गए, आउट नहीं हुए, मना लिए गए। मनाना बहुत जरूरी था, और मना लिए। भाई देखिए, जो वाले भी तो मना लिए गए। भाई सीधी सी बात, जो एक बात कही थी आपके पैनल में, ये चर्चा हुई थी कि मछली के तेल में मछली तलना जानती है भाजपा, टिकट भी कट दिया, वीरेंद्र जी ने बोला, वीरेंद्र जी ने बोला था। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मना लिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर समीर सिंह जी को इन्वाइट करता हूँ, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, जिस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, और आपके नेताओं की स्पीच जो हम लोग सुनते हैं, उसमें पुराने किरदार ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अकबर आ रहा है, बाबर आ रहा है, औरंगजेब आ रहा है, मुसलमान आ रहे हैं, राष्ट्रनायक आ रहा है। उपलब्धियों की बात कम और इतिहास की तरफ खींच ले जाने की कवायद आप ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, हम तो उपलब्धि की बात पहले से कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर 6 महीने से प्रत्येक जिले में जाके शिलान्यास और उद्घाटन और उपलब्धि, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर हर लोकसभाओं में मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहा है, और हम वहां उपलब्धि की बात माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार जो कर रही है, अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, वो 8,000 करोड़ के जहाज की बात कर रहे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री पैदल चलता था क्या, आपकी सरकार का? और आप इतने गरीब हो गए कि रायबरेली में
डर गए, रायबरेली के अंदर नामांकन करने सवेरे जहाज से आ गए। आपके 1 दर्जन नेता हेलीकॉप्टर और जहाज से उड़ के आए, नामांकन किए और शाम होते होते अपने घर को चले गए जहाज और हेलीकॉप्टर से। अमेठी का कयास लग रहा था और आपने अपने मैनेजर किशोरी लाल को प्रत्याशी बना दिया स्मृति जी के सामने। कितना डर है इनके मन में, इनकी कितनी घबराहट है ब्रजेश जी, इससे आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस हाशिए पर है। आप थोड़ा योगी जी के भाषणों का कंटेंट राहुल गांधी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिछले 3 दिनों का। राहुल तो एक चीज कॉमन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और गौकसी हो जाएगी। उपलब्धियों की बात कहाँ क्यों पीछे छूट रही सर? नहीं, आप उपलब्धियों को भी सुनिए। हम बुकलेट बना के बांट रहे हैं, हम संपर्क कर रहे हैं। हमने आपके चैनल पर कहा कि हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी का संगठन गांव-गांव भाषण में कुछ और है सर, संपर्क कर बुकलेट रहा है। मुझे दो वो अलग बात है, हमारे भाषण का कंटेंट बदला हुआ है। नहीं, भाषण में इस नाते है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सवाल करना है और जवाब भी देना है। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि साहब अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, दर्शन करने नहीं जाते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे, मैं पूछना चाहता, महापुरुषों का कोई पहली बार अपमान नहीं किया इन्होंने? अयोध्या में आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया था? समाजवादी पार्टी के नेता युवराज अखिलेश यादव ने। और राम मंदिर कारसेवकों पर गोली किसने चलाई थी? मुलायम सिंह ने। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की पार्टी ने कहा था कि हम 100 बार गोली चलाना पड़ेगा तो मैं चलाऊंगा। नहीं, हम चलाएंगे गोली, ये कहा था। सिविलियन अवार्ड ब्रजेश जी एक पद्धति है, उस पद्धति के तहत मिलती है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से पूछता हूं कि भाई आप न्याय की बात करते हो, कानून की बात करते हो, कन्नौज जहां से सांसद रहे अखिलेश यादव, नीरज तिवारी का गला किसने काटा था? आज भी कन्नौज पूछ रहा है। अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, एक ब्राह्मण परिवार का नौजवान। अखिलेश यादव पर एक मुकदमा हुआ, जांच की आपने? अखिलेश जी मुकदमा और जांच के सब प्रोसेस है। ये कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी खतरे में है, इस नाते कि 5 टिकट, क्या उत्तर प्रदेश में कोई और यादव नहीं है? परिवार का यादव, अक्षत यादव, आदित्य यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव रात को हाँफते दूसरे दिन कन्नौज पहुंच के नामांकन कर सवाल और है सर, ये जो आज का बड़ा मौजूद सवाल है, ये दुर्दशा बता रही है कि समाजवादी पार्टी हाशिए पे है। अब तो खुश है ना, धनंजय सिंह बैठ गए हैं, अब तो ठीक है। देखिए ब्रजेश जी, हम पहले भी कहे हैं कि सपा बसपा रोजाना टिकट बदल रही है, हार का डर है। अगर बसपा रोज टिकट बदल रही है, सपा रोज बदल रही है, तो ये हाशिए पे है। और जब 2019 में सपा बसपा एक साथ लड़े थे तो इन 10 सीटों में हम 8 सीट जीते थे। तो ये बताओ कि फिर और जीतने में कामयाब हुए थे इस नाते कि हमने जनता की सेवा की थी, आपके नेता से इनकी भेंट हो गई है, गरीबों के लिए काम किया था। अब राजा भैया का क्या करना है? नहीं देखिए ब्रजेश जी, राजा भैया समय समय पर राष्ट्रवाद के साथ रहते हैं, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, वो समर्थन करते हैं और राष्ट्रवाद को मजबूत करने का काम अगर कोई करता है, देश को मजबूत करने का काम कोई करता है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। हम उसको कहां मना कर रहे हैं। सर ब्रजभूषण का क्यों काट लिया सर? नहीं ब्रजेश जी, हमारे पार्टी की पद्धति है, मैं तो बता रहा हूं, कोई हमने ब्रजभूषण को टिकट दे के नहीं बदला। अखिलेश यादव की पार्टी से पूछिए ना, आप बसपा से पूछिए ना कि वो टिकट देते और रात को बदल देते। अभी तो उन्होंने आज प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। इतना हास्यास्पद राजनीतिक दल, चुनाव के समय तीसरे चरण का मतदान है और अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही आज उन्होंने बदल दिया। उनके यहाँ कंफर्म है कि मायावती ने रात में टिकट काट दिया। पिछड़े की क्या औकात है?
इनके प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से आते थे, उनको हटा के किसको अध्यक्ष बना दिया कोई जानता नहीं। पाल बिरादरी जो सर, आदमी काम कर गड़रिया रहा सर, है ये OBC। समाजवादी पार्टी बिरादरी से है। इतनी नफरत है हमें इनको। हमें ये लगता भारतीय है, जनता पार्टी के प्रवक्ता को हमें पाल समाज से लगता इतनी है नफरत। एक सेकंड रुक जाओ कि सर, बीच में कहीं बोलो न सर। कहीं हमें में लगता है मैं दूंगा कहीं सर, न अपनी बारी कहीं बोलना। ये Thank you। हताशा है, ये हताशा you। है, सुरेंद्र राजपूत ये जी को स्क्रीन हताशा पे है लाया जाए। समाजवादी पार्टी का। धन्यवाद। और हमें लगता है कि निश्चित रूप Thank से you। सभी पार्टियां हताश है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीतेगी। सुरेंद्र राजपूत जी, रिसोर्स की कहाँ कमी है? फुर्सतगंज में तो इतने हवाई जहाज उतर गए थे, अब कहाँ रिसोर्स की कमी है सर? ये बात तो नहीं कहो। मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। पहले हमारे ऊपर एक झूठा आरोप लगा तो मैं उसका वो कर दूं। अगर हम कहीं पे किसी चैनल पे शाम को डिबेट में जाते हैं तो रोज ही जाते हैं। ये अखबार की कटिंग्स हैं, कतरन हैं, इसको आप चाहें तो दिखा दें अपने दर्शकों हाँ को। दिखा रहे हैं आप सर, दिखाते रहें। जी जी जी, हाँ, ये दिख रहा है, अखबार दिख की रहा है सर। कतरन आप बैठक कर रहे हैं सर। हाँ, और दिख एक रहा है नहीं सर। है, दो आदमी कई कई हैं, आप इस चीज को देख हाँ, लें। अब आप और बोले जिस हम लोग तरीके- विश्वास करेंगे आपकी नहीं बात को। नहीं, विश्वास की बात नहीं है। मूल रूप से कुछ लोग आपके यहाँ आकर के बैठ जाते हैं अनधिकृत रूप से, और वो इस तरीके से बेइज्जती की बातें करते हैं और आप सुनते हैं उसको, तो अफसोस होता है इस बात का। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो छह अखबारों की कतरन सर आपकी बात का भरोसा है सर, आप बोले। ठीक है ना सर, ये 6 अखबारों की कतरन है। चाहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ करके भी भेज दूंगा। अब तो इस मुद्दे पर तरीके आए की सर। जो जी, इस तो नहीं है मुद्दा। अगर आपको ये भी मुद्दा नहीं लगता है तो ब्रजेश जी मेरे लिए बड़ा अफसोस क्यों की बात नाराज है सर? मैं तो कह रहा हूँ अब अपनी बात करें तो सर। ये इस तरीके की भाषा का जब एक राष्ट्रीय चैनल पर, आप जैसे सम्मानित चैनल पर बैठ करके बातें होती हैं कि हम लोग अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वहां डिबेट के लिए जा रहे हैं, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। तो हम आपके चैनल पर इस तरीके की मतलब भाषा का इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है, ये मेरा आपसे अनुरोध है सादर रूप से। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जो मसले यहाँ पर मुद्दे जो हैं, हमारे संसाधन तो हमारी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर हमारा फुर्सतगंज में एक हवाई जहाज आ रहा है तो उसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कि तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के तो रोज 20 हवाई जहाज चल रहे हैं, 40 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, हमने तो कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं कि आप संसाधन के लोग, हम तो कह रहे हैं कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, हम तो इस बात को मान रहे हैं। इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के जहाज में चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी अपनी रणनीति है। अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, श्री राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हम सबको आज अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे शहजादे हैं, हमारे क्या नाम, बाकायदा हमारे माँ बाप ने हमको बहुत प्यार से पाल परोस करके बड़ा किया है, शहजादों की तरीके से रखा है। जिनको उनके माँ बाप ने भिखारियों की तरीके से रखा है, वो अपने माँ बाप से शिकायत करें, हमसे क्यों शिकायत करते हैं? मुद्दे यहाँ पर आज की डेट में अगर पेपर लीक नहीं है तो हमें बताएं। अगर पेपर लीक नहीं हुआ हो तो भी, आज तो नीट का पेपर भी लीक हो गया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा है। कानपुर में 2 बच्चियों के बलात्कार हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके बाद उसके पिता ने एफआईआर करी, उसने भी आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से कि दबंग उसको क्या नाम एफआईआर वापस करने के लिए दबाव दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की उसमें है। कल ही आपके क्या नाम जिस तरीके से लूट हुई है, अपहरण हुआ और खुलेआम वीडियो है अपहरण का नोएडा में। समीर जी लास्ट में मौका दूंगा, आप नोट करके रखो जी। जी हाँ, आप कंटिन्यू करें। नोएडा में अभी क्या नाम अपहरण हुआ, सरेआम वीडियोग्राफी है, और वहां के उसके पिता, आनंद लड़के का नाम है, उसके पिता गुहार लगाते रहे उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस से, कहते रहे कि साहब मेरे बच्चे को फलाने ने अपहरण किया, उसको मार पीट करके भगा दिया। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे की लाश मिलती। आज की डेट में अगर ये मुद्दे नहीं है समीर सिंह जी के लिए या उनके साथियों के लिए, या साथी क्या नाम बाकी जो मीडिया के मित्रों के लिए, तो ये उनके लिए। हमारे पास तो महंगाई भी मुद्दा है, हमारे पास तो बेरोजगारी भी मुद्दा है। मैं जहां जहां जा रहा हूं बेरोजगारों की बड़ी फौज कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक है, जिनके परिवार के लोग कहते हैं कि भैया सब तो किन नौकरी नहीं दे रहे हैं, अग्निवीर जैसी समस्या दे रहे हैं। बीजेपी अपने कील कांटे राजपूत जी बिल्कुल दुरुस्त करती चल रही है। आप देखिए, कुंडा ठीक कर लिया, जौनपुर ठीक कर लिया, कैसरगंज ठीक कर लिया, अब कहाँ राजपूत लोग नाराज हैं? अब तो ठीक है।
नहीं तो अगर हम सब लोग एक धर्म और जाति की बात में वो भी वीडियो दिखाना चाह रहा था जिसमें जय शिवाजी और जय महाराणा की हम लोग नारा लगा रहे थे, हमारे साथी लोग नारा लगा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जाति और धार्मिक विद्वेष की पराकाष्ठा कर रही है, जिसके कि हमने एफआईआर भी हमने इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की है कि जहां हम लोग जय शिवाजी और जय महाराणा का नारा लगा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि साहब बेइज्जती की, और उसके बाद जिस तरीके से गाली गलौज किया कि जहां चौड़ी छाती ना सर ना बोले सर, गाली गलौज नहीं गाली तो हम नहीं गाली गलौज करने वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले खुलेआम मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बात हो सर, जाति विद्वेष की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस जाति भारतीय जनता पार्टी से कहिए ना सर, तो ये राजा भैया का क्या करना है, फिर इनका क्या किया करना है? मूल रूप से सब लोग अपना अपना काम करने में सक्षम है। हाँ, एक चीज आज तय हो गई आपके यहाँ, बोल क्यों नहीं रहे? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है। ठाकुर प्रत्याशी के सामने ठाकुर प्रत्याशी हटा दिया बहुजन समाज पार्टी ने, ब्राह्मण प्रत्याशी के सामने बस्ती में ब्राह्मण प्रत्याशी हटा दिया बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि भाजपा का ब्राह्मण प्रत्याशी था, क्योंकि भाजपा का जौनपुर में ठाकुर प्रत्याशी था, इसलिए उन लोगों ने हटा दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि मायावती जी ने सर मायावती की टिकट आप क्यों बांटना चाहते हैं सर? हम नहीं बांटना चाहते, हमने तो कहा कि जो टिकट उन्होंने बांटे अपने भतीजे को उन्होंने अचानक से उनकी सारी रैली विड्रॉ कर दी। अच्छा वो लड़का बोल रहा था आनंद, आकाश आनंद इतना अच्छा बोल रहा था, एक एफआईआर सर लड़का ना कहिए सर, ही इज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड उत्तराधिकारी है मायावती जी सर, लड़का ना कहिए। आदरणीय में तो उम्र में छोटे थे, आदरणीय उत्तराधिकारी आदरणीय आनंद जी, आकाश आनंद जी जो है इतनी अच्छी रैली कर रहे थे, इतना अच्छा सब कुछ बोल रहे थे। सर मैं आपके मित्र दीपक रंजन को बुलाना चाहता हूं। जो है आप इन्होंने भगा दिया, क्या नाम प्रदेश से बाहर कर दिया और दिल्ली में बैठा दिया जाकर के। धन्यवाद। मैं दीपक रंजन को इन्वाइट करता हूं। दीपक रंजन जी, बड़े गंभीर आरोप समीर सिंह ने आपकी पार्टी के ऊपर लगाए, खासतौर पर इस इलाके में जो चुनाव है वहां पर। समीर सिंह जी से ये पूछे ब्रजेश जी कि मसूद अजहर को किसने छोड़ा था, और जिनकी ये बात कर रहे हैं उनको पद्म विभूषण देकर के उनको विभूषित किसने किया था, और निपेंद्र मिश्रा जी आज की तारीख में कहाँ हैं? और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इनको यही नहीं पता कि बैकवर्ड समाज से आते हैं, कहाँ थे अरे आदरणीय नैसुतम पटेल जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी उनसे कह करके उनको पाल समाज के एक हैं श्यामलाल पाल जी, ये नहीं जानते, ये इनसे क्या मतलब है यार? ये इन्होंने क्यों नहीं सुमित्रा मौर्य को टिकट दे दिया? वही मतलब है जो आप बस्ती और जौनपुर के टिकट बदलने पर आप डिस्टर्ब हैं। अरे हम क्यों देखिए बहुजन समाज पार्टी का चाल चलन समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी किसके कहने पर, किसके इशारे पर टिकट बदल रहे, किसके इशारे पर टिकट दे रही। अब समीर सिंह जी भले ना कह पाए। आप चाहते हो कि बीएसपी आपसे पूछे? हमें क्या मतलब, हम क्यों दे? बीएसपी को अगर बढ़ना है तो अपने हिसाब से अपने उस पे करे, बीएसपी के पास बचा ही क्या है? अब बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो देखिए जग जाहिर हो रहा है। पहले तो आदमी कहता ही, तब चीजें धीमे धीमे और ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने क्या कहा मायावती खिलाफ समीर भाई जो है ये पाल समाज से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कौन हम जानते नहीं। अरे आप श्यामलाल पाल जी हैं वहां तो नहीं जानते तो भेज दो पूरे। अरे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कौन है हम भी नहीं जानते। अरे उनको नहीं, हम नहीं जानते कौन है, शुक्रिया, आज तक नहीं जान पाए कौन है इनके प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल से। कैसरगंज में चुनाव है जी, जयंत जी आएंगे वहां? देखिए ऐसा है, अभी आपने राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ नहीं, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं किसी सवाल से भागता नहीं हूँ। देखिए मैं किसी सवाल से नहीं भागता हूँ, तो मैं अभी आपने राजनीतिक विशेषज्ञ जी से पूछा कि हाँ कि बागपत में नहीं आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, आप कहीं किसी सवाल से नहीं भागते हैं, किसी सवाल से भाग रहे हो। अगर रोहित अग्रवाल में है बात तो मेरे से कैसरगंज पे बात। हाँ बताइए, कैसरगंज में क्या समस्या है? क्या समस्या बताइए? मुझे कोई नहीं, आपकी समस्या है। नहीं मेरी कोई समस्या नहीं है, आप मुझे बताइए कि कैसरगंज में क्या समस्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसरगंज। हाँ जी जी। क्या कैसरगंज में करण भूषण प्रताप सिंह का प्रचार करने के लिए जयंत चौधरी आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम अभी तो नैतिकता के आधार पे नहीं आएंगे। हाँ नहीं, वहां भी जीतेगी भाजपा ही, जीतेगी भाजपा ही, वहां भी जीतेगी भाजपा ही, क्योंकि कारण क्या है, इंडिया गठबंधन कब इंडी गठबंधन बन गया ये उनको नहीं डिफेंड कर पाए। आप बताओ। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। तो अब दूसरा सवाल, मुझे पहले 1 मिनट बोलने दो, 1 मिनट बोलने। हाँ और ना जवाब नहीं दिया जाता ब्रिजेश जी। सवाल ले लो। हाँ
क्यों नहीं आएंगे जयंत चौधरी कैसरगंज? मैं आपको कारण बता दो। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक गठबंधन हुआ है, हमारा दलों का गठबंधन हुआ है। कुछ मुद्दों पे जिस पे हम निरंतर संघर्ष कर रहे थे, वो सारे मुद्दे सॉल्व तो हुए नहीं, मुद्दे तो हैं, और उन मुद्दों पे हमारी इनसे बातचीत हो रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसानों के हित में काम करने के लिए संकल्पित हो रही है। उन्होंने जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान किया, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके करोड़ों किसानों का सम्मान किया, भूषण का तो काट दिया ना, मैं बता रहा हूं, भूषण को दिया है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं इस चीज का सम्मान है कि राष्ट्रीय लोकदल, हाँ बिल्कुल इस चीज का सम्मान है कि राष्ट्रीय लोकदल का इन्होंने स्टैंड को माना, और इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काटा। हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो हमारा वोटर है उसकी भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि उसको ये लगता है कि शायद उनके पुत्र को दिया है, जबकि हम उससे सहमत नहीं है। हम ये सहमत हैं कि अगर उसके पुत्र को दिया है तो इसका मतलब नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल क्लियर बात है। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति की, नहीं, एक मिनट, अगर रोहित अग्रवाल है तो सवाल ले लीजिए। नहीं, रोहित अग्रवाल है तो सवाल, मैं सवाल लूंगा, लेकिन जवाब अपने शब्दों में दूंगा। हाँ जी। तो करण भूषण को टिकट देने से आप खुश हैं या खफा हैं? देखिए, ऐसा है, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने से हम खुश हैं, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के आरोप महिला पहलवानों ने लगाए थे, और वो मुकदमा भी चल रहा है। उनका टिकट कटने से हम खुश हैं, और हमारा शायद जो वोटर है उसकी भावनाएं कहीं अगर आहत होती है किसी भी तरीके से, या हमारा जो समर्थक है उसकी भावनाएं आहत होती हैं, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने समर्थक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा है। देखिए, ये राधिका खेड़ा के साथ जो कांग्रेस ने किया है, उसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए ना ब्रिजेश जी। नहीं, सारी बात आप हमसे ही करेंगे, मेरी बात समझिए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे। नहीं, मुझे क्लैरिटी दे दो। हाँ, राधिका खेड़ा हमारे लिए यूपी का इशू नहीं है ना, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, महिला है, मेरे लिए इशू है, मेरे लिए हर उस महिला का इशू है। करण भूषण की वेदना नहीं, बिल्कुल नहीं, करण भूषण की क्या वेदना है? अगर आप किसी एक व्यक्ति का, अगर आप उसके पूरे परिवार, फिर वीरप्पन की बेटी चुनाव क्यों लड़ रही है? नहीं, तो ये कह दो ना। अफजाल अंसारी अपनी बेटी को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, अगर अफजाल अंसारी अपनी बेटी को लॉन्च करते हैं तो मैं कभी उनको अपराधी नहीं कहूंगा उनकी बेटी को, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति की सजा अगर पूरे परिवार को देंगे तो आतंकवादी के परिवारों को खत्म कर देना चाहिए। बस यही क्लैरिटी दे दो। एक सेकंड, नहीं, करण भूषण पर आप ओके हो? नो प्रॉब्लम ना? हाँ बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ओके, यस। एक सवाल अब मुझे बोलने तो दीजिए। क्या दुविधा है? अरे भैया, मुझे मेरा पक्ष तो रखने दीजिए। इस बात को सारे लोग जानते हैं कि वो एक डमी है, बृजभूषण जी ही सांसद होंगे अगर उनके पुत्र जीत जाते, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये सब बिल्कुल एक डमी है। अभी तो ये कह रहे थे 80 में 79 पे आ गए, 79 पे आ गए खुश पूरी तरह। अच्छा, तो ये जो अमेठी में जो ये पीएस लड़ रहा है, नहीं, ये जो एक सर बोलने दो सर, ये जो अमेठी में पीएस लड़ रहा है राहुल जी का वो भी डमी है। राहुल जी की, सोनिया गांधी जी का पीएस लड़ रहा है, वो भी डमी है। आप मानते हो वो भी डमी है? यहाँ पिता पुत्र की बात हो रही है, अच्छा, यहाँ पर उनके वर्चस्व की बात हो रही है। प्रॉब्लम है? पिता पुत्र की बात हो रही है, पर पीएस अगर लड़ रहा है चुनाव अमेठी के अंदर, कार्यकर्ता को टिकट नहीं दे पाई कांग्रेस। 10 सेकंड सर, रुक जाओ सर प्लीज सर। ओके, समीर सिंह जी बोलिए, 10 सेकंड सर। देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रहा था, हमारे गरीब पार्टी के गरीब प्रवक्ता सुरेंद्र जी अंगुली उठाए हुए हैं। झारखंड में 300 करोड़ रुपया मिला था, और आज 33 करोड़ रुपया मंत्री के पीए के चपरासी के यहाँ मिला, और ये बता रहे कि हम तो गरीब पार्टी के प्रवक्ता है। और सिको साहब जो कह रहे हैं कि बेटा डमी है, सिको साहब, डमी तो आज के दिन में नौकर भी नहीं है, बेटा तो उनका राजनीति थैंक यू सर। सुरेंद्र राजपूत जी, 10 सेकंड। थैंक यू। डमी काके अपमान मत करिए। धन्यवाद। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा समय समाप्त हो चुका है सर, कांग्रेस के प्रवक्ता को, धन्यवाद, कि 5 झूठ और 35 फरेब जो आप देश की जनता को अब सिर्फ सुरेंद्र राजपूत की आवाज जाएगी। सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी 10 सेकंड बोलें, सिर्फ सुरेंद्र जी बोलेंगे। बोलिए सुरेंद्र जी। दो तीन चीजें हैं। हाँ, पहली चीज तो सिर्फ सुरेंद्र राजपूत जी की आवाज जाएगी, बोलिए। पहले तो अमेठी में हमारे प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जी जो 40 साल से वहां लग रहे हैं, उनको लगातार बेइज्जत जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दल के लोग, जो भी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उसका जनता अपने आप जवाब देगी। अरे आप 300 करोड़ रुपए जिसके यहाँ पे मिले, जिन्होंने कहा 300 शरीर कांग्रेस में है, आत्मा दूसरे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे समीर भाई, धन्यवाद कांग्रेस में, धन्यवाद। डिबेट ओवर सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। कैसरगंज सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं सभी मतदाताओं से जो तीसरे चरण के वोटर्स हैं उनसे अपील करता हूं, कृपया वोट जरूर डालें, अपना मतदान करें और लोकतंत्र में अपने अधिकार, अपने राइट्स को आप बचाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। वोट देने ज़रूर जाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।